अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके विजिट वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने वीज़ा फ़ीस पे कर दी और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और आपको लगा कि मैंने कोई बहुत मेजर मिस्टेक कर दी है वीज़ा एप्लीकेशन में वीज़ा फ़ीस पे करने के बाद, तो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं और अपनी वीज़ा फ़ीस पे की हुई उसको रिफ़ंड भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन मौजूद होता है यूके विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन में। जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन फिल कर देते हैं, वीज़ा फ़ी भी पे कर देते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि मेजर मिस्टेक मैंने की है। मेजर मिस्टेक्स कौन सी होती हैं वीज़ा एप्लीकेशन में, वो भी वीडियो में बात करूंगा आपसे। लेकिन आप अपनी एप्लीकेशन को ईजिली कैंसिल कर सकते हैं अपना लॉगिन करके। लॉगिन करेंगे और एक ऑप्शन आता है, ये मैं आपको स्क्रीन पर भी शो करता हूँ। इस पे जाके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं और अपनी वीज़ा फ़ी रिफ़ंड कर सकते हैं। विद इन 28 डेज़ आपकी वीज़ा फ़ी उसी कार्ड में वापस आ जाती है जिससे आपने वीज़ा फ़ी पे की होती है। ये चीज़ें आपको हर कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप अगर खुद से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या किसी के भी थ्रू वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि यार मैंने कोई मेजर मिस्टेक कर दी है तो इसकी वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, तो फ़ौरन से पहले आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को कैंसिल करके रिफ़ंड ले लेना चाहिए और उसके बाद आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए। जो भी आपने मेजर उसमें मिस्टेक की है उसको करेक्ट करके आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अब मेजर मिस्टेक कौन सी हो सकती है वीज़ा एप्लीकेशन में? स्पेशली वीज़ा एप्लीकेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो आपके फाइनेंसेस का होता है कि आप क्या काम करते हैं। सपोज अगर बिजनेस कर रहे हैं तो पर ईयर इनकम आपकी कितनी है बिजनेस की। पर ईयर इनकम अगर आपने गलत लिख दी है उसमें, ये एक मेजर मिस्टेक हो सकती है। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, ये एक मेजर मिस्टेक हो सकती है अगर इसमें आपने कोई इनकरेक्ट फिगर ऐड कर दी है। इसके अलावा आप यूके विजिट पे कितने पाउंड्स खर्च करेंगे, ये आप अगर इसमें कोई आपसे मिस्टेक होगी है तो ये भी बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक हो सकती है। फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक है वो बहुत मेजर मिस्टेक होती है जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन फिल करें या किसी से भी वीज़ा एप्लीकेशन फिल करवाएं तो वो सबमिट करने से पहले एक दफ़ा वीज़ा एप्लीकेशन ज़रूर लें और उसको अच्छे तरीके से और तसल्ली से गो थ्रू करें पूरी एप्लीकेशन को, और उसके बाद उसे गो एट दें कि हाँ अब ठीक है एप्लीकेशन, आप इसको आप सबमिट कर सकते हैं, मैं इसकी वीज़ा फ़ी पे कर देता हूँ। सबमिशन से पहले पहले आपको तसल्ली से सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए। फाइनेंसिस के अलावा अगर कोई माइनर मिस्टेक हो जाती है वीज़ा एप्लीकेशन में, सपोज अगर आपका एड्रेस थोड़ा बहुत गलत हो जाता है उसमें, तो ये कोई मेजर मिस्टेक नहीं है। मैंने आज तक कोई ऐसा रिफ्यूज़ल लेटर नहीं देखा कि आपका एड्रेस उसमें गलत लिखा हो या उसमें कोई करेक्शन आपने करनी हो और वो ना कर पाए हो, उसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ कि वीज़ा ऑफिसर कह रहा होगा कि आपने अपना एड्रेस जो था वो करेक्ट मेंशन नहीं किया जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा रहा है। तो यूके का विजिट वीज़ा मोस्टली केसेस में आपके फाइनेंसिस की वजह से रिफ्यूज़ होता है और फाइनेंसिस की वजह से ये प्रूव होता है। स्पेशली जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आप काम क्या करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी पर ईयर इनकम कितनी है, आपके पर मंथ एक्सपेंसेस कितने हैं और आप यूके ट्रिप पे कितने एक्सपेंस करेंगे, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपकी अकोमोडेशन यूके में कहाँ पे होगी। अगर आपने होटल बुकिंग अटैच की है उसमें आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो वो एक मेजर मिस्टेक हो सकती है। तो वीज़ा एप्लीकेशन जब कम्प्लीटली फिल हो जाती है तो होटल उसी टाइम पे आपको बुक कर लेना चाहिए। ये ना हो कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दी हो, वीज़ा फीस पे कर दी हो और उसके बाद आप वो वाला होटल ढूंढ रहे हो कि जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन किया हुआ था, तो सम टाइम वो होटल्स अवेलेबल नहीं होते। चाहे वो हॉस्टल है चाहे वो होटल है, तो सम टाइम वो अवेलेबल नहीं होते। तो फिर आप देखते हैं कि यार मैंने तो वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर दी, उसके बाद वीज़ा फ़ी भी पे कर दी, तो अब मुझे उस होटल में अकोमोडेशन मिल नहीं रही, मेरा रूम बुक नहीं हो रहा या मेरा बेड बुक नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिर यही करना चाहिए कि अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल करके रिफ़ंड कर लें और उसके बाद आप पहले अकोमोडेशन बुक करें और उसके बाद वो अकोमोडेशन उसमें मेंशन करें, क्योंकि अकोमोडेशन का कंप्लीट एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ता है वीज़ा एप्लीकेशन में कि कितनी देर के लिए आप यूके आएंगे। सपोज आपने 10 डेज़ का कहा है, 15 डेज़ का कहा है, तो उतने ही दिनों का आपने होटल या हॉस्टल बुक करवाना है। तो इधर छोटी सी टिप ये है कि अगर आप इंडिविजुअली यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं फॉर टूरिज्म पर्पज़, तो आप होटल की बजाय हॉस्टल बुक किया करें। उससे आपके जो फाइनेंसेस हैं वो ईजिली मैनेज हो जाते हैं। क्योंकि सपोज अगर आप इंडिविजुअली यूके में आना चाह रहे हैं और 10 डेज़ का आपका ट्रिप है, तो आप अगर होटल बुक करवाते हैं तो होटल की कॉस्ट एटलीस्ट आपकी 700 टू 800 पाउंड्स तक भी जा सकती है। तो वही अगर आप हॉस्टल में एक बेड लेते हैं तो आपकी अकोमोडेशन कॉस्ट जो है वो 250 पाउंड से लेके 350 पाउंड तक होती है, जो कि ईजिली मैनेज हो जाती है। क्योंकि जब आप एक्सपेंसेस ज़्यादा मेंशन कर देते हैं तो और आपके जो फाइनेंसेस है वो इस कदर ज़्यादा नहीं होते या आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना अच्छा नहीं होता, तो उसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो फाइनेंसेस को, अपने एक्सपेंसेस को और यूके ट्रिप के एक्सपेंसेस को
ये कैलकुलेशन आपने बड़े गौर से करनी है, क्योंकि इसी की बेस पे आपका यूके का वीज़ा अप्रूव होता है और इसी की बेस पे आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। बहुत सारे रिफ्यूज़ल लेटर मैं देखता हूँ जिनमें यही वाली रीजंस होती हैं। सबसे पहले रिफ्यूज़ल लेटर के पैराग्राफ्स में इसी तरह की चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो थी, आपका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस इतना है, आपके पर मंथ के एक्सपेंसेस इतने हैं, और आपने कहा कि जी मैं यूके के 10 डेज़ के ट्रिप पे 4000 पाउंड खर्च करूंगा या 3000 पाउंड खर्च करूंगा। तो ये बिल्कुल भी बात जो है वो जस्टिफाई नहीं करती कि 10 डेज़ के ट्रिप पे आप 3000 या 4000 पाउंड स्पेंड कर रहे हैं। तो इससे भी वीज़ा ऑफिसर जो है देख के वीज़ा को रिफ्यूज़ कर देता है, चाहे आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं। अगर आपका ट्रिप ही 7 डेज़ का या 10 डेज़ का है तो ये चीज़ जस्टिफाई नहीं करती कि आप इतने ज़्यादा पैसे एक शॉर्ट ट्रिप पे खर्च करते हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स मैंने अक्सर देखी हैं जो कि वीज़ा ऑफिसर कहता है वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर में कि आपने एक शॉर्ट से ट्रिप पे इतने ज़्यादा एक्सपेंस आप कैसे कर सकते हैं, हालांकि आपके पर मंथ एक्सपेंस जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस तरह की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। स्पेशली कैलकुलेशन आपने करनी है अपने फाइनेंसिस से रिलेटेड। आप वीज़ा अगर खुद अप्लाई कर रहे हैं या किसी से भी अप्लाई करवा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप सारे वीज़ा जो हैं वो मुझसे ही अप्लाई करवाएं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है लोगों के वीज़ाज़ अप्रूव होते हैं। अच्छी नीयत से और अच्छे तरीके से केस प्रिपेयर करता हूँ और अच्छी एफर्ट करके फिर अप्लाई करता हूँ, लेकिन समटाइम फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट आपको अच्छे तरीके से करनी चाहिए ताकि वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस हों। इसके बाद यूके विजिट वीज़ा एप्लीकेशन की जो फ़ी है, जो 6 मंथ्स का वीज़ा होता है, उसकी जो फ़ी है वो 115 पाउंड होती है। अगर आप पाक रुपीज़ में वो फीस पे करते हैं अपने कार्ड से तो उस पर कुछ टैक्सेस भी ऐड हो जाते हैं, तो वो फ़ी ऑलमोस्ट 47,000 टू 48,000 पाक रुपीज़ बनती है टैक्सेस इंक्लूड करके। तो इस वीज़ा फ़ी के अंदर ही आपकी अपॉइंटमेंट की फ़ी भी शामिल होती है। तो जब भी आप वीज़ा किसी के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ आपने ये कमिटमेंट ज़रूर करनी है कि मैंने वीज़ा आपके थ्रू अप्लाई करवाना है, इसके साथ जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, वो आपने मुझे अपलोड करके देने हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, ताकि जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट हो मैं जाऊं और अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाऊं और अपना पासपोर्ट लेकर जाऊं। मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनका यही वाला सीन होता है सारा कि मैं वीज़ा एप्लीकेशन भी कंप्लीट करता हूं, उसके अलावा उनके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करके देता हूं। तो अपॉइंटमेंट डे पे वो जाते हैं, सिर्फ उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होता है और उनका पासपोर्ट होता है। तो जाके अपनी बायोमेट्रिक करवाते हैं, उनकी पिक्चर वहाँ पे होती है, एक सिग्नेचर वो लेते हैं और उसके बाद उनका पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट हो जाता है। तो कोई लंबा चौड़ा वहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं होता और विद इन 15 टू 20 मिनट्स आप इजीली फ्री हो जाते हैं। अदर देन दिस केस कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी VSF ग्लोबल लेकर जाएं और वहाँ जाके स्कैनिंग करवाएं और अपलोड करवाएं, एक तो उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कर दिए हुए हैं। चार्जेस के अलावा आपको टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पे देना पड़ता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब आप साथ लेकर जाते हैं, सपोज आपकी बैंक स्टेटमेंट ही है, उसके अगर 40 पेजेस हैं, 70 पेजेस हैं, तो सारे पेजेस आपने फिर 1 बाय 1 करके उनको देने हैं। वो स्कैन करेंगे, अपलोड करेंगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और उसके वो एक्स्ट्रा से चार्ज भी करते हैं। तो वीज़ा अगर आप खुद भी अप्लाई कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स खुद से स्कैन करके उनकी PDF फाइल्स बना के आपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अपलोड ज़रूर कर देनी है। खुद अपलोड करने से ये भी फ़ायदा होता है कि आपकी तसल्ली भी हो जाती है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, क्योंकि समटाइम VSF ग्लोबल में ये भी प्रॉब्लम आता है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वो स्टाफ रश की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स मिस होने का भी डर होता है। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको तसल्ली होगी कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से अपलोड कर दिए। ये थी कुछ बातें यूके विजिट वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप भी यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और मेरी कोई हेल्प चाहिए, मेरे थ्रू यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट वाया ईमेल आपने करना है और ईमेल में आपने अपने बारे में ज़रूर बताना है कि आप काम क्या करते हैं, आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। एक ब्रीफ सी प्रोफाइल अपनी मुझे ज़रूर सेंड किया करें ताकि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक हो सके कि आपको यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद फिर हम इसको फर्दर प्रोसीड कर लेंगे वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप नंबर। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।